नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्ज़ाम 2022। जैसा कि आयोग के अनुसार यहाँ पर मार्च में परीक्षा कराने के लिए बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे सामान्य अध्ययन का टॉपिक, जीके जीएस इतिहास का टॉपिक यहाँ पर आज हम करेंगे डिस्कस। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के पेपर में 50 क्वेश्चन आपके जीएस के टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इतिहास के टॉप के 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और क्लासें आपके लगातार लाइव चलती रहेंगी डेली, चाहे आपका वो जीएस का टॉपिक हो, चाहे आपका हिंदी या आपका रीजनिंग, बस लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है। तो देखेंगे आज के काफ़ी क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है पहला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले प्रयोग की है? लोहा, तांबा, सोना या कांसा? आंसर आप करेंगे इसका तांबा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहां पर आपका सत्य है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये आपका बिल्कुल एक सही आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे और यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता से इसके जुड़े होने का प्रमाण है। और इस सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी अन्य प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों, ये सारी भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, लोथल तथा रंगपुर से चावल का साक्ष्य वगैरह भी आपको देखने को मिलता है और मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपास का एक टुकड़ा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इन सब बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। इसका मतलब है यानी कि माउंड ऑफ द डेड, ऑप्शन बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, बाकी यहाँ पर और क्या आपको ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका मतलब है यानी कि मुर्दों का टीला, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट और परिपक्व नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्खर जिले में आपका अवस्थित है और इसका उत्खनन 1921-22 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? घोड़े की अस्थियों की हम बात करेंगे, आंसर आपको रहेगा सुरकोटदा। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष हैं, ये आपको सुरकोटदा से मिलता है। और सुरकोटदा है कहाँ पर? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है इन चारों में से? आंसर रहेगा सी, यानी कि पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी और जिसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने यहाँ पर किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी कालीबंगन ये आपका पड़ता है राजस्थान में, रोपड़ पड़ेगा आपका पंजाब में, और लोथल आपका पड़ेगा गुजरात में। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6 कि सत्यमेव जयते जो महावाक्य है इसको कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो ये आपका लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि मुंडक उपनिषद से इसको यहाँ पर लिया गया है। और ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे बात करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ अन्य पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि सत्यमेव जयते महावाक्य मुंडक उपनिषद से ये आपका लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की विजय प्राचीन धर्म ग्रंथ मुंडक उपनिषद का मंत्र है और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है। भारत की फ्रीडम के बाद सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में यहाँ पर इसको अपनाया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सत्यमेव जयते शब्द सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ का जो शिखर है वहां पर अंकित है। आगे देखेंगे, प्राचीनतम वेद कौन सा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन का, यानी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन आपका वेद है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका उपवेद नहीं है? आंसर ए, बी, सी या डी?
तो योग वेद आपका यहाँ पर क्या है, ये एक उपवेद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 4 वेदों से निकली शाखाओं के वेद रूपी ज्ञान को उपवेद कहते हैं, और प्रमुख वेद और उनसे संबंधित आपके जो उपवेद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आपका यहाँ पर ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का यहाँ पर रहेगा आयुर्वेद, यजुर्वेद का आपका रहेगा धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का यानी कि शिल्प वेद। इस आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे वेदों के गद्य का जो प्रकरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं ब्राह्मण। आंसर नंबर इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 10, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये देवता है किसके? आंसर आपका रहेगा वर्षा व झंझावात के, रैन और थंडर के ये देवता हैं कौन? इंद्र। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक महत्ता का उल्लेख किसको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्र। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान का जो स्थान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? कौन से देवता को ये समर्पित किया गया है? तो आंसर आपका रहेगा सावित्री इसका। ठीक है, यानी कि गायत्री को सवितुर यानी कि सूर्य देवता के रूप में सम्मानित किया गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और सवितुर को सावित्री भी यहाँ पर कहा गया है। तो पेपर के लिए काफ़ी आपका ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। आगे बात करेंगे महाजनी प्रथा का सबसे पहले जो उल्लेख है वो आपको किस प्राचीन ग्रंथ में देखने को मिलता है? कौन सा आपका प्राचीन ग्रंथ है? तो यहाँ पर आपको रहेगा शतपथ ब्राह्मण, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला। अच्छा, कुछ बातें और यहाँ पर इससे आपको संबंधित ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में पूछ लेता है कि महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि पढ़ नामक लोग महाजनी प्रथा से जुड़े थे और पढ़ी जो है अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे और वे ऋण देते थे लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे, इसलिए उन्हें जो है वेक नाट या सूदखोर भी यहाँ पर कहा जाता था। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद शाखा का शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के डॉट डॉट ब्राह्मण मूल पाठ है। तो आंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यजुर्वेद। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 15, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान किस सिद्धांत पर बल देता है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपनिषद। उपनिषद, तो उपनिषद में ज्ञान के सिद्धांत को महत्व यहाँ पर दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 16 आपका कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन, सबसे ज़्यादा जो प्राचीन पुराण है वो कौन सा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सर्वाधिक हम लोग प्राचीन की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन ए यानी कि मत्स्य पुराण। नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मीमांसा, सूत्र और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर नंबर आपका डी रहेगा यानी कि ऑल ऑफ अबव यानी कि उपरोक्त सभी। एक बात को यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और मीमांसा सूत्र में अपराध और अपराधी की प्रवृत्ति, उन्हें दिए जाने वाले दंड प्रक्रिया की चर्चा देखने को मिलती है। मनुस्मृति की बात करेंगे तो में अपराधों के लिए सबसे अधिक कठोर दंड की जो विधियां हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि जो प्रावधान है काफ़ी कठोर हैं। अर्थशास्त्र की हम लोग बात करेंगे तो इसमें अपराधों और उसके लिए दंड प्रावधान में थोड़ा लचीलापन है। और मीमांसा सूत्र में ये जैमिनी की रचना है और जिसे आधुनिक विधि का इसको जहाँ पर प्रेरणा स्रोत हम लोग ग्रंथ मानते हैं। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 18 है कि किसी स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन बी यानी कि महाबोधि मंदिर समूह। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का जो निर्णय वो लिया गया, कहाँ पर लिया गया है? आंसर रहेगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे बुद्ध जी को पर निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगिरी या वैशाली। आंसर रहेगा बी यानी कि कुशीनगर।
तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित आपके कई सारे स्थल यहाँ पर हैं। जन्म लुम्बिनी नेपाल, ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार, परिनिर्वाण कुशीनगर और प्रथम उपदेश जिसे हम लोग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं वो आपका सारनाथ में देते हैं। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर आपका ए रहेगा, बी, सी या डी। आंसर रहेगा ए यानी कि बोध गया। आप सभी को पता है कि बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया ये निरंजना नदी के तट पर आपका ये स्थित है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन थे कौन, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 आंसर और यहाँ पर आपके दिए गए, काफी आपका ये महत्वपूर्ण रहेगा। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे हैं क्या, इनको हम लोग बोलते क्या हैं। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, इसका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पर है, यानी कि सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास और सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण। तो इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले जैन तीर्थंकर यहाँ पर कौन थे, इनका नाम क्या है। इनका नाम है ऋषभदेव। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है। इसका मतलब क्या, कैवल्य का अर्थ क्या है। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। आगे बात करेंगे जैन धर्म की अंतिम तीर्थंकर कौन थे, लास्ट वाले कौन थे। तो लास्ट वाले थे स्वामी महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर है ये महावीर स्वामी जी थे। उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको यहाँ पर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इनको मानते हैं। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि ऋषभदेव पहले थे, अरिष्टनेमी या नेमिनाथ आपके 22 नंबर के थे, पार्श्वनाथ आपके 23 नंबर के थे। और यहाँ पर महावीर स्वामी जी ने यहाँ पर जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत की संकल्पना पेश किया, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अशोक ने कौन सी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अशोक का कौन सा शिलालेख जहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं होता है। तो आंसर आपका रहेगा इसका शाहबाजगढ़ी। तो अशोक की शिलालेखों में एक शिलालेख शाहबाजगढ़ी में स्थापित है और यह एक वृहद शिलालेख है जिसकी भाषा अरमाइक और लिपि खरोष्ठी है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। खरोष्ठी लिपि में अशोक का एक अन्य शिलालेख मानसेहरा भी है, मानसेहरा में आपका स्थापित है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यानी कि ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अशोक की प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन सा था। सबसे बड़ा की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका रहेगा यानी कि नंबर 13, ये सबसे क्या है, बड़ा है। आगे बात करेंगे अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो जब ये आक्रमण किए थे तो उस टाइम पर राजधानी तोशाली थी। ठीक है, तोशाली यानी कि तोसली आपकी राजधानी थी। और ये अशोक के सत्तासीन होने के 90 वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो चर्चा है वो अशोक के 13वीं शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 30 के निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि कामरूप। आगे बात करेंगे देवा नामपरी नाम किसे दिया गया था, किसको ये मिला था। तो ये मिला था अशोक को। आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। आगे देखेंगे कि वृहस्साची स्तूप किस काल से इसका संबंध है, कौन से काल से ये संबंधित है। तो इसका संबंध आपका है मौर्य काल से। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बारादरी। तो आंसर इसका रहेगा आपका स्तंभ, ऑप्शन ए। आगे यहां पर हम लोग बात करेंगे कि निम्न में से
किनके बीच तक्षशिला शहर आपका स्थित था? किसके बीच में था आपको ये बताना है। तो आंसर आपका रहेगा सिंधु और झेलम, आंसर ए। ये प्रश्न काफी आपका महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए है, कई बार पेपर में आपके पूछा भी गया है। आगे देखेंगे कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे ये? तो आंसर रहेगा आपका इसका पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे कि कुषाण मूलतः कहां के निवासी थे? तो चीनी तुर्किस्तान। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? तो विक्रम संवत की बात करेंगे तो 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत। आगे देखेंगे गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो गुप्त काल की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका जो शादी है वो यहाँ पर वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से इनका शादी होता है और पति के निधन के बाद प्रभावती गुप्ता के संरक्षण में उसका पुत्र प्रवर सेन द्वितीय शासक बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो भाषा कौन सी आपको ये बताना है, ठीक है। तो भाषा इसकी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास ये किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दरबार की हम लोग बात करेंगे तो आपका रहेगा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 की बात करेंगे, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कौन सा आपका स्थल है? यानी कि आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रयाग। आगे बात करेंगे कादंबरी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इनका नाम है आपका है बाण, ठीक है। तो कादंबरी के रचनाकार बाण भट्ट एक महान विद्वान थे। उन्होंने हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित की रचना यहाँ पर की है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि पाल वंश का शासक, पाल वंश के हम लोग शासक की बात करेंगे कि पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इनका नाम था यहाँ पर आपका गोपाल, ठीक है। पाल वंश का पहला जो शासक क्या रहेगा आपका गोपाल रहेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंध रखता है? कौन से हिस्से से इसका संबंध है पाल साम्राज्य का? तो आंसर आपका रहेगा यानी कि पूर्वी। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, काफी आपका एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में स्थापित किया गया था और पाल शासक ये 750 से लेकर 1174 तक उन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में आपके पूछा जाता है। और ये जो आपका पूरा क्षेत्र है ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये आपका जो क्षेत्र है ना वो आपका शामिल है। और वहां पर अराजकता को देखते हुए जनता ने स्वयं जो गोपाल थे उनको सिंहासन पर बैठाया था। तो ये एक आपकी एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। पाल शासक थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला और ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय और मठों का निर्माण कराया। और पाल शासक जो है ये बौद्ध धर्म की प्रबल संरक्षक थे, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में आपका प्रसिद्ध है? इसे हम बोलेंगे तमिल साहित्य। क्वेश्चन अगला आपका है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण है वो कौन से शासक ने करवाया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजेंद्र प्रथम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है 48। तो 48 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या मतलब, क्या तात्पर्य है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनयन समारोह होता क्या है? यानी कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपनयन कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 49 क्या है कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है? यानी कि महर्षि पतंजलि जी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ये पत्नी किसकी थी? यानी कि भरत की। तो कुल मिला के हमने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 50 क्वेश्चन, ये टॉप के 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। लगातार यहाँ पर मैं आपको जीएस का टॉपिक पूरा कराता रहूँगा वीडियो एग्जाम के लिए।
जीएस का पूरा टॉपिक मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज भी कराते रहेंगे और मॉक टेस्ट वाइज भी कराते रहेंगे, ठीक है। तो बस आपको बने रहना, और हिंदी भी कराते रहेंगे और आपका जो रीजनिंग वो भी मैं आपको बताता रहूँगा लगातार डेली, ठीक है। तो कम से कम 3 वीडियो मैं आपको डेली देता रहूँगा, रीजनिंग, जीएस और हिंदी का। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यहाँ पर चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, सभी को धन्यवाद।